हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के फुल सिलेबस की रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 और इसका पार्ट 1। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका। पहले 5 क्वेश्चन जो है आपके 2-2 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट आपके 5 क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स के होंगे। और नेक्स्ट आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन टू कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार इवन पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 100। यानी आपको देखो तो ऐसे कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर देखो छांटने हैं या ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर करें और फिर उनको ऐड करें तो सम 100 आए। आप ये मान लो पहला नंबर कितना होता है 2, फिर कितना होता है 4। इवन नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की। फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10 होता है। ऐसे कंजुगेटिव छांटने हैं, यानी कि या तो 2 और 4 होगा आंसर, या 4 और 6, या 6 और 8, या 8 और 10। आप खुद सोचो, उनका स्क्वायर करें और उनका सम कितना आए 100 आए तो 10 से तो छोटे ही होंगे, क्योंकि 10 का तो स्क्वायर खुद का ही 100 होता है ना। तो फिर देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100। तो यानी कि अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 6 एंड 8 होंगे। ये दो कंजुगेटिव इंटीजर कौन से होंगे आपके 6 एंड 8। अब निकालेंगे कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, लेट कर लो आप एक नंबर मान लो x और एक नंबर क्या मान लो x प्लस 2। प्लस 2 क्यों मानते हैं? क्योंकि दो कंजुगेटिव इवन नंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है 2 का। जैसे एक 2 होगा तो नेक्स्ट कितना होगा 4 होगा। एक x मान लो, एक x प्लस 2 मान लो, आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये वो दो नंबर है जो क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं, आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। फिर हम लिखते हैं एक ही लाइन सिर्फ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या कंडीशन गिवन है कि x का स्क्वायर करें और फिर x प्लस 2 का स्क्वायर करें और इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ गया हमारा आंसर 100 आ गया। स्क्वायर खोल दो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका डबल कर दिया करो, ठीक है, इक्वल टू 100। सोल्व कर लो इसको, 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और माइनस 100 इक्वल टू क्या आ गया 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 96। अब चाहो तो आप 2 कॉमन लेके क्या है काट दो, 2 कॉमन लेके काटोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब देखो, सबको पता है कि 48 है, तो 48 क्या होता है 8 6 48 होता है ना। तो और 2 लेके आना है तो आ जाएगा आसानी से, प्लस के 8 कर दो और माइनस के क्या कर दो आप 6 कर दो। 8 में से 6 गए 2 और 8 6 कितना होता है 48। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके x प्लस 8 और x माइनस 6, यानी कि x की वैल्यू ये तो क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो इससे तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो x कितना आ गया अपना 6। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो x प्लस 2 कितना आएगा फिर हमारा 8 आएगा। तो 6 और 8 हमारे क्या आ गए, दो इंटीजर हो गए। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एग्जामाइन दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी आपको चेक करना है, या फिर आप ये कह लो आपको प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है ना वो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट बना लेते हैं ऊपर, मान लो इसको पी नाम दे दिया हमने। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 पॉइंट से निकालेंगे हम, इसको नाम दे देते हैं हम ए, 20,3 है इसके कोऑर्डिनेट्स, बी कितना 19,8 और सी कितना है आपका 2,-9। अब अपने को प्रूव क्या करना है कि ये तीनों के तीनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है, यानी कि पी ए पी बी और पी सी। तो पी ए निकाल लो पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखो 20 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। 13 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट कितना आएगा 13 आ जाएगा। पी से लेके बी निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, देखो 19 में से 7 गया 12 और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, ये भी 169 आएगा। इसका स्क्वायर रूट भी कितना आएगा 13। पी से लेके क्या निकाल लो सी निकाल लो। अब बताओ क्या होगा, 7 में से 2 गया यानी कि 5 का स्क्वायर। इन दोनों के साइन क्या है ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन होते हैं तो क्या होते हैं ये नंबर प्लस होते हैं। तो देखो वही 169 यहाँ पे आएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 13 आ गया। अब आप कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट इस P पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। सो हम लिख सकते हैं ए बी सी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, और यही अपने को क्वेश्चन में क्या है प्रूव करना था कि ये तीनों के तीनों पॉइंट P से क्या है इक्विडिस्टेंट है। क्वेश्चन खत्म, सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें आपसे कहता है कि tan a की वैल्यू 4/3 है, आपको cos a निकालना है और cot a निकालना है ऑफ एंगल a। इस लाइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इतना सोचना है कि tan a की वैल्यू दे रखी है और cos और cot निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ट्रायंगल बना के निकालेंगे, ट्रायंगल जरूर बनानी है, ठीक है।
ए, अब ए है ये वाला एंगल हमेशा यहाँ मानते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों की हैबिट क्या होती है कि इसको वो परपेंडिकुलर समझते हैं, तो फिर उसको हमारे को ए मानना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स होता ही है। अब आप मेरे को बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10a गिवन है, कितना 4/3। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना 4 और बेस कितना हो गया आपका 3। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये साइड कितनी आएगी 5, लेकिन एग्जाम में आपको निकाल के दिखानी है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 25। सो एच कितना आ जाएगा अपना 5। तो एग्जाम के अंदर ये भी आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब आपको निकालना क्या है, देखो कोसे, आप मेरे को बताओ, फॉर्मूला होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे को से सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है आपका 5, आंसर आ गया। फिर आता है क्या, कोट ए। कोट ए तो क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो ये p/b है तो ये b/p, यानी कि कितना आएगा आपका 3/4, आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर आ गए आपके। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। द एज ऑफ ए क्यूब, एज का मतलब साइड, यानी कि एक क्यूब होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है इक्वल, उसकी तीनों की तीनों साइड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितनी है 6 है। आपको वॉल्यूम निकालना है और क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखो जब कुछ भी ना कहा गया हो ना तो हमेशा ही क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये मैंने आपको बात बताई है। तो एज, एज कह लो या क्या कह लो, इसकी साइड कह लो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, साइड को 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 216, और सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम हमेशा किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। आगे आंसर। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 6 इंटू ए स्क्वेयर, यानी 6 इंटू ए कितना है यहाँ पे 6 है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा आपका 216। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का सेम होता है, वो तो सिर्फ कब होता है जब साइड कितनी हो 6। अगर साइड 6 की जगह 8 होएगी तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 6 इंटू 8 करोगे ना तो फिर वो वॉल्यूम के सेम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इस ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम, हम एक मैच को जीत जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो बताओ उसको हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम, लिखना आपको पूरा है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। विनिंग ए गेम, एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, यानी कि इसको हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से जीतने वाली माइनस कर दो, तो यानी कितना आएगा आपका 0.7। तो इतना भी आप लिखोगे पेपर में तो पूरे आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब देखो 6th क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर आपके 3-3 नंबर के हैं और हर एक पेपर का यही पैटर्न रहेगा। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहते हैं 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका सम कितना होता है 180, उनमें से बड़ा एंगल जो है ना वो छोटे एंगल से ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा, कितने डिग्री 18 डिग्री। आपको दोनों एंगल निकालने हैं कि छोटा कितना है और बड़ा कितना है। अब सिंपल सी बात है, दोनों एंगल मान लो, क्या मान लो, लेट स्मॉलर एंगल, एक स्मॉलर एंगल मान लो और एक क्या मान लो आप, लार्जर एंगल मान लो। लार्जर को हमेशा क्या मान लिया करो आप, एक्स मान लो, ठीक है, और स्मॉलर को क्या मान लो, वाई। अब आप मेरे को बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का सम तो कितना होता है 180, ये तो फिक्स है, हो गया। अच्छा, एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, इस लाइन का मतलब सिर्फ यही होता है कि दोनों एंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 18 डिग्री का है, अंतर 18 है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना है ये 18 डिग्री। बस यहाँ से x निकाल लो, क्या होता है x बताओ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो 99 आ जाएगा, और y कितना होता है 180 में से 18 माइनस करके 2 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा 81। सो लास्ट में लिखोगे 99 डिग्री एंड 81 डिग्री आर दी 2 एंगल्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता है कि एपी में ए का मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस गिवन है, एसएन का मतलब क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ये सम ऑफ एन टर्म आपको गिवन है कितना 90। आपको एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कितनी टर्म है। देखो ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन होता था कि एक एपी है जिसकी टर्म्स 18 20 24 ये है, कितने टर्म को ऐड करें कि सम कितना आ जाए इसका 78। ऐसे ये है, ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है, तो कितने टर्म को ऐड करें कि आंसर कितना आ जाए आपका 90 आ जाए। तो आपको एन निकालना है, तो वही तो है। मैं देखो आपको बता देता हूँ, ए कितना है बताओ 2, डी का मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म 8 बढ़ेगी, ठीक है,
टू में 8 जोड़ दो, फिर इसमें 8 जोड़ो, फिर इसमें 8 जोड़ दो, फिर इसमें 8 जोड़ दो, ठीक है। इस तरह से आप क्या करो, फिर इसमें 8 जोड़ दो। अब मेरे को बता दो आप खुद ही कि कितने टर्म को ऐड करने पे सब 90 आ रहा है इसका। मैं तो कहता हूँ ये 12 है, और ये 12 और 18 कितना हो गया आपका 30, और ये 60 ये हो गया। तो बस पहली 5 टर्म का सम कितना आ रहा है अपना 90। तो यानी कि n की वैल्यू पक्का कितनी आएगी क्वेश्चन में 5 आएगी, ठीक है। हम इजीली सोच सकते हैं क्योंकि सम क्या है बहुत छोटा है। अब हम इसको पेपर में कैसे सोल्व करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 90। n/2 2 इंटू ए कितना है बताओ 2 है, n तो निकालना ही है, और d कितना है 8 है। इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। ये कितना आएगा 4 प्लस में 8n-8। अब इसको सोल्व करो, ये क्या आ गया आपका 8n, और 4 में से माइनस करेंगे 8 को तो -4 आएगा। अंदर से 2 क्या लेंगे हम कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो कितना आएगा फिर ये 4n-2 आ जाएगा ना, इक्वल टू कितना आ गया 90। ये कट गया। तो अब इसको क्या कर लो आप, चाहो तो आप एक 2 और कॉमन ले सकते हो इसके अंदर से। देखो कैसे लोगे कॉमन, मैं बताता हूँ आपको। ये आपका आ गया कितना लास्ट में n इंटू 4n-2 इक्वल टू 90। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो एक और, तो क्या बचेगा 2n-1 बचेगा, और इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो तो n की इससे मल्टीप्लाई कर देना। 2n² माइनस के कितने आ जाएंगे n, और ये 2 नीचे जाएगा तो ये कितना बच गया आपका 45 बच गया। तो 2n² माइनस n माइनस 45। देखो मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए बताओ मेरे को, 2 इंटू 45 90। और 90 जैसे ही बच्चे के मन में आता है तो वो सोचता है क्या होता है 90, 10 9 जा 90 होता है, और हमने अपने को 1 ही लेके आना है, ठीक है ना। माइनस का 1 लेके आना है, तो माइनस के 10 कर दो और प्लस के क्या कर दो आप 9 कर दो। फैक्टर तो देखो आपको बनाने आने चाहिए। इसमें से 2n कॉमन ले लो, n-5 प्लस के 9 कॉमन ले लो, n-5। तो देखो यहाँ से 2n प्लस 9 और n-5 फैक्टर बनेंगे, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां से वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5। मैंने बताया था आपको n तो 5 ही आना, मेरे को पहले ही पता लग गया था, ठीक है। n5 आ गया। आल्सो कहता है फाइंड an। an का मतलब क्या होता है nth टर्म। an का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस n-1 इंटू टी। अच्छा n कितना निकाला अभी हमने 5 निकाला ना। a5 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस 4d होता है। a क्वेश्चन में कितना है 2 प्लस में 4 इंटू डी, डी कितना है 8। तो ये आंसर कितना आएगा आपका 34। यानी कि जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी आएगी 34। और 34 देखो है ही ऊपर, लेकिन हमारे को फॉर्मूले से निकाल के दिखानी है बस। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था आपका। अब इसमें देखो 8th क्वेश्चन, इसमें सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ भी नहीं है। ये कहता है ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल। ये गाय वायर का मतलब होता है जो बिजली की तार होती है। जैसे मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, अभी समझ जाओगे। ये एक बिजली का खंभा है, ठीक है, वर्टिकल पोल है। इस बिजली के खंभे से यहाँ से एक तार बंधी हुई है, और उस तार को हमने जमीन से बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है इसको, एक जमीन से मान लो एक पैक पैक कह लो या खूंटा कह लो, ठीक है। एक खूंटा धरती के अंदर डाल के और उसके अंदर इस तार को बांध दिया। तो कहता है ये पोल के बेस से कितनी डिस्टेंस पे इस तार को हम बांधे कि ये स्ट्रेट हो बिल्कुल, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी ये स्ट्रेट हो जाए, ये तार क्या हो बिल्कुल सीधी हो जाए। इसमें कहता है वर्टिकल पोल है, हाइट कितनी है 18 मीटर। इस पोल की हाइट कितनी है 18 मीटर। ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट दिस इज 24 मीटर लॉन्ग। यानी कि ये जो तार है ना, ये वाली ए से लेके बी, ये क्या है आपकी वायर है। इसकी लेंथ कितनी है 24 मीटर है। एंड हैज ए स्टेक अटैच टू दी अदर एंड। इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे स्टेक, स्टेक का मतलब क्या होता है, वही खूंटा है ना। ये मान लो लकड़ी है, ये लकड़ी के साथ बांध दी यहाँ पे। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, मतलब कि इस तार के खूंटे को, पोल का बेस कौन सा है ये वाला, इससे कितनी दूरी पर हम बांधे कि ये तार बिल्कुल क्या हो जाए स्ट्रेट हो जाए। द वायर विल बी टोट, टोट का मतलब क्या होता है बिल्कुल सीधी, यानी कि इसके अंदर कोई भी लचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या लगाएंगे हमेशा ही, सॉरी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में क्या लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसको क्या मान लो आप बेस, यानी कि एक्स मान लो, एक्स निकालना है अपने को। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बताओ, 18 का स्क्वायर और प्लस में एक्स का स्क्वायर। ये कितना होता है 576, ये होता है 324। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 576 में से 324 माइनस कर दो, तो 200 कितना आ गया अपना 42 आ गया, 242। अब इसको क्या कर लो एक्स निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट।
अच्छा 242 को ध्यान में आते ही आपको पता है 121 इंटू 2 होता है ये, ठीक है। और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, तो और रूट 2 क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 रूट 2। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस खूंटे को इस पोल के बेस से 11 रूट 2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर बांधा जाना चाहिए, तब ये तार बिल्कुल क्या रहेगी आपकी, स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको 12 चैप्टर के अंदर करवा चुका हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है टू वार्न शिप, यानी कि जहाज़ों को वार्निंग देने के लिए जो पर्वतों के नीचे अंडर वाटर में चलती है, एक लाइट हाउस लगा हुआ है समुद्र में जो एक रेड कलर की लाइट फेंकता है, ठीक है। और सेक्टर का एंगल कितना है 80, डिस्टेंस कहाँ तक फेंकता है वो ये मैंने आपको बताया था ना। ये लाइट हाउस बना दो आप, ये लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के ऊपर ये एक रेड कलर की लाइट फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक। और ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, ऐसे सेक्टर बना रहा है। और कितने डिग्री का एंगल तक फेंकता है ये, 80 डिग्री तक। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, ये इतने एरिया में क्या करेगा, वार्निंग देगा कि आप यहाँ पे मत आना, अदरवाइज जहाज को खतरा हो सकता है। तो फिर हमारे को ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, आर कितना 16.5, यानी कि ये कितना होता है 33 का आधा होता है ना, 33/2। तो 33/2 इंटू 33/2, थीटा कितना है 80, डिवाइड बाय कितना है 360। बस आपको काटना खुद को है, 4 पे काट दो और ये आप जो है ना 2 पे काट, 3 पे काटोगे 3 11 जा, और ये 3 पे काटोगे ये 11, और ये 2 पे काटोगे 1.57। तो ये 157/100 लिख देना इसको। ये कितना हो गया आपका बताओ 121, ये कितना हो गया आपका 2। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे 242 अपॉन में 100, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देख लो, जिसने मीन मीडियन मोड यानी कि चैप्टर नंबर 14 किया हुआ है उसको समझ आ जाएगा, जिसने नहीं किया उसको ये समझ नहीं आएगा। आपको क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मीन निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या किया करो, क्लास इंटरवल को लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख लो फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एक क्लास के अंदर जिन बच्चों के मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में आए हैं वो 9 बच्चे हैं, जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं वो 12 बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे है ये, तो ये लिख लो आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। अब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, मिड वैल्यू निकालते थे, है ना। क्लास मार्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू देखो 0 और 10 की मिड वैल्यू का मतलब होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। 0 + 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 5। अब देखो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 15, यानी कि ये 10-10 का गैप है ना, तो 10-10 बढ़ाते जाओ, ठीक है। 25 फिर 35 फिर कितना होता है 45। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो f होती है, इसको क्या मान लिया करो एक्स आई, ये एफ आई है। तो हम क्या करते हैं फिर एफ आई इंटू एक्स आई। देखो इन पेपर के अंदर मैं स्पीड से कराऊंगा काफ़ी आपको रिवीजन, क्योंकि पूरा सिलेबस हमारा हो गया। और फिर ये रिवीजन करवाने का मतलब सिर्फ ये है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और उनको सोल्व करने का अच्छा तरीका क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 12 को 15 से करोगे 180 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 250 और 125 375 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 350 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 450 और 180, 550, 650, 630। अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे और उसके बाद मीन का फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम। इन सबको क्या कर देना ऐड, और इन सबको ऐड करोगे सिग्मा एफ आई, इसको इससे क्या कर देना डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11, इसके दो पार्ट है, दोनों हम करेंगे। इसमें कहता है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी बड़ी है और सोनू क्या है छोटा है। तो हम ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, सॉल्यूशन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 का। लेट कर लो प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज मान लो आप, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी मान लो आज कितने हैं x साल की है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये कितनी मान लो आप y ईयर्स मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ 5 साल एगो, एगो का मतलब पहले, एगो का मतलब होता है पहले,
5 साल पहले ये भी 5 ईयर छोटी होगी, ये भी, यानी कि ये x माइनस 5 की थी और ये y माइनस 5 का था। अब इन दोनों को क्या रख दो आप, इक्वल, बट इक्वल तो है नहीं। नूरी क्या थी, 3 गुना थी, तो सोनू क्या था, छोटा। सोनू की एज को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 15। अब आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। इसको इधर लेके आओ, ये प्लस 3y इधर आएगा, ये माइनस 15 तो है ही, ये माइनस 5 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5, यानी माइनस 10। एक इक्वेशन आ गई। 10 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। 10 साल बाद नूरी जो है ना वो डबल हो जाएगी, तो यानी कि इसमें 10 जोड़ दो और इसमें भी 10 जोड़ दो। अब नूरी क्या हो जाएगी बताओ, इसकी डबल होएगी, यानी कि 2y प्लस में 20, x माइनस 2y, ये कितना आएगा आपका 10। 20 में से 10 माइनस करोगे, ठीक है। दोनों को आप क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आपका x और y आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, आप, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अब सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखो, इसके अंदर आपको क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ लेना अपने अपने गैस पेपर से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है। जब भी मैंने आपको कहा था कि क्या डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप एक चीज तो लिखा करो, लेट यूनिट डिजिट, आपका यूनिट डिजिट कितना है, x है, और टेंस डिजिट को आप क्या मान लिया करो, y मान लिया करो। तो बताओ ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, ओरिजिनल नंबर, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये आ गया। और फिर क्वेश्चन में ये तो पक्का गिवन होगा कि जब डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दे, यानी कि यूनिट वाले को 10 बना दे और 10 वाले को यूनिट बना दे, हम क्या लिखेंगे, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। जब दोनों डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद नया नंबर आ जाएगा, न्यू नंबर। ये इसमें x को y लिख दो और y को क्या लिख दो, x। ये आ गया। अब लिखा करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, देखो आपसे इसमें कहा गया है कि 2 डिजिट का जो ये नंबर है ना, इनके डिजिट्स का सम 9 है, यानी कि दोनों डिजिट को ऐड करो तो कितना आएगा, 9। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स है वो किसके इक्वल है बताओ, इज ट्वाइस द न्यू नंबर। ट्वाइस द न्यू नंबर लिख रखा है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो 9 इंटू में x प्लस 10y, और ये आपका कितना है 2 इंटू में y प्लस में 10x। इसको आप क्या करो, सोल्व कर लो। 9x प्लस में 90y और इक्वल टू 2y प्लस में कितना आ गया 20x। इसको सोल्व करो, इसको इधर रखो और माइनस कर दो, इसको इधर ले आओ सारे को, है ना। अब सोल्व करो, देखो क्या आएगा आपका, 9x में से 20x गए -11 और 90 में से 2 माइनस करोगे +88। अब आप चाहो तो 11 कॉमन लेके क्या कर दो, काट दो। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप सोल्व करो। देखो x प्लस वाई कितना है बताओ 9, और -x प्लस 8y कितना है आपका 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, ऐड कर दो, कट जाएगा। 9y इक्वल टू 9, y कितना आ गया आपका 1, y आ गया, तो y को यहाँ पुट कर दो। x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x कितना आ गया आपका 8। आपको निकालना है क्या, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बता दो, ओरिजिनल नंबर कितना है, ये रहा x प्लस 10y, यानी कि 8 प्लस में 10 इंटू 1, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 18। 18 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है बस। अब देखो 13th क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट हम करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें आपको कहता है इफ 3 कोट ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, चेक करना है कि ये दोनों चीजें आपकी इक्वल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो चेक करना। आपको 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है। कोट ए की वैल्यू कितनी आएगी आप मेरे को बताओ, 4/3 आएगी। अब मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको वैल्यू गिवन हो ना, बाकी सबकी निकाल सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अपने को tan a चाहिएगा, इसके लिए cos a चाहिएगा, sin a चाहिएगा, तो ट्रायंगल बना ही लेते हैं क्योंकि सारी चीजें अपने को चाहिएगी। ट्रायंगल बना लो। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस हो गया 4 और ये कितना हो गया 3, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे, कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब बताओ tan a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। फिर कोसे भी चाहिएगा अपने को, कोसे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। फिर अपने को साइन भी चाहिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5।
तीनों वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करोगे, बारी बारी से चेक करोगे। एक बार लो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 माइनस टेन है कितना है बताओ 3/4, और 3/4 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा 9/16, और नीचे 1 प्लस 9/16 होएगा, क्योंकि माइनस की जगह प्लस का ही तो फर्क है, बाकी तो सेम है। ऊपर 16 एलसीएम ले लो, नीचे 16 एलसीएम लो, एलसीएम से एलसीएम दोनों कट जाएगा। 16 में से 9 गए 7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। एक इक्वेशन आ गई। ये किसका आंसर आ गया बताओ मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, ये वाली साइड। ये क्या है आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। बताओ कोस ए की वैल्यू कितनी 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 16/25। ये कितना 3/5, स्क्वायर करेंगे तो 9/25। एलसीएम ले लो 25, 16 में से 9 गए 7। बताओ इसका आंसर भी ये आया था, इसका आंसर भी ये आया था। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई क्या राइट हैंड साइड, और आपको यही चेक करना था, तो चेक कर लिया हमने, क्या होगी दोनों इक्वल होगी बस। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि डायग्राम बना लो। ये क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, और ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट पी है, मान लो यहाँ पे ये पी पॉइंट है। यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे देखा एंगल कितना है आपका 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा लगा हुआ है। बिल्डिंग जैसे आप अपने घरों की छत पे फ्लैग लगा देते हैं ना, वैसे ये क्या लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। ये क्या है आपका फ्लैग है, ए से लेके बी तक फ्लैग है आपका। और उसी फ्लैग के टॉप पे हम देखें ना, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, फ्लैग स्टफ क्या होता है, इस झंडे की डंडी होती है जो, ठीक है, वो 45 है। यानी कि आपने पी पॉइंट से एक बार तो देखा इस बिल्डिंग के टॉप पे, यहाँ पे मैं इस लाइन को दोबारा बना देता हूँ इरेज करके। आपने क्या किया, इसी पी पॉइंट से एक बार तो आपने देखा बिल्डिंग के टॉप पे यानी कि बी पॉइंट पे, तो ये एंगल था आपका कितना 30 डिग्री। फिर आपने दूसरी बार क्या किया, इस फ्लैग स्टाफ के टॉप पे देखा यहाँ पे, और पॉइंट वही है आपका, और ये वाला फिर जो एंगल बनेगा ना आपका, ये वाला एंगल, ये कितना बनेगा आपका 45 बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। देखो ये पॉइंट पी है, ये बिल्डिंग का बेस है, एक तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और एक निकालनी है कि ये फ्लैग स्टाफ जो है ना इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट को h मान लो और ये क्या मान लो आप x मान लो। लिखना है आपको सब कुछ, ठीक है, एग्जाम में जो जो आपने मानना है वो लिख दो। लेट कर लो, इसको c नाम दे दो, लेट BC इज द बिल्डिंग, कि इस डायग्राम में ताकि अगले को पता तो लगे ना कि BC क्या है, ये बिल्डिंग है। एंड AB इज द फ्लैग स्टफ, ये क्या है आपकी फ्लैग स्टफ है। लेट करो आप AB को कितना मान लो h मीटर मान लो, इसको क्या मान लो h मीटर, और जो आपकी P से लेके C है इसको क्या मान लो आप x मीटर मान लो। अब बस आपको दो ट्रायंगल के अंदर लेना है। इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, बताओ छोटी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल BCP, आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है BCP। आपको फॉर्मूला लगाना है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका tan थीटा। थीटा कितना है छोटी ट्रायंगल में 30, tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी tan√3। एक आंसर तो देखो आ गया कि बिल्डिंग जो है इस P पॉइंट से कितनी दूरी पे है, tan√3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब बड़ी ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, किसमें ACP, इन ट्रायंगल ACP। तो बताओ मेरे को इस ट्रायंगल में क्या हुआ, ये पूरी लेंथ कितनी है बताओ h + 10, यानी कि परपेंडिकुलर कितना h + 10, बेस कितना x, और एंगल कितना बताओ 45 है ना, tan45 1 होता है। x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, x की जगह कितना रख दो बताओ ऊपर से tan√3। तो ये दोनों तो क्या आ गया आपके इक्वल आ गए ना, तो h + 10 = tan√3। तो यहाँ से h आ जाएगा आपका कितना tan√3 - 10, 10 कॉमन ले लो, √3 - 1, h भी आ गया x भी आ गया। लास्ट में आपको क्या करना है, बस लिखना है, क्या लिखना है, सो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ वो कितनी है, आपने क्या मानी थी h मानी थी ना, h की वैल्यू कितनी 10 × √3 - 1 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P आपने क्या मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई आपकी
10√3 10√3 मीटर। तो ये दोनों के दोनों आंसर आपको निकालने थे, ये हमने निकाल दिए। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो आपका सी सेक्शन स्टार्ट होगा और इसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन है, और सॉरी डी सेक्शन है ये, और डी सेक्शन में 40 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, आपको जितना छोटा हो सके उतना आपको आंसर देना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। देखो एचसीएफ निकालना है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप क्या किया करो, इकट्ठा निकाल सकते हो। आप ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे ये दोनों भाग हो जाते हैं, चाहे बड़े नंबर से कर दो चाहे छोटे से। आपका दिमाग नहीं चलता तो कोई बात नहीं, छोटे से ही कर दो। छोटे से करोगे, दोनों हो रहे हैं ना डिवाइड इससे, फिर 2 से कर दो, फिर 2 से कर दो, और फिर 2 से कर दो। 2 से करोगे तो ये 4 और ये कितना आ गया आपका 6, और फिर 2 से कर दो, ये 2 और ये 3। देखो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे एक साथ, है ना। तो बस आपका एचसीएफ कितना आता है बताओ। एचसीएफ आपका ये इन सभी नंबर्स की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 2 टू जा कितना होता है 4, 2 टू जा कितना होता है 4 इंटू 2 बच गया, ये कितना आ गया आपका 32। 32 इन दोनों नंबर्स का क्या है, आपका एचसीएफ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सीधा पूछ रखा है आपसे कि √5 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सबको पता है √5 तो क्या है, इरेशनल है। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, √5 इज इरेशनल। कोई लॉजिक नहीं लिखना, सिर्फ पूछा है आपसे इरेशनल है कि रैशनल है, बता दिया हमने। कहता है इफ द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 9, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम निकालो। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय फॉर्मूला दो नंबर है मान लो ए और बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करो, तो दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, ए कितना है बताओ, ये दो नंबर है ना ये वाले 306 और 657, इनका एचसीएफ कितना है बताओ, 9 है। एलसीएम बताना है तो एलसीएम निकाल लेना, ये 9 नीचे ले आओ, 306 इंटू 657 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये काट दो, 9 3 जा 9 4 जा, यानी कि 34657। तो इसका आंसर कितना आएगा शायद 22338। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन आपका, ये इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके बस। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कहता है ये जो रैशनल नंबर है ना, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता लगता है, सिर्फ डिनोमिनेटर से। पहले तो देखो कोई कॉमन फैक्टर है क्या दोनों में, कटता है नहीं कटता, तो बस डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर के आप फैक्टर बनाओगे ना, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि 5 की पावर 5 होता है, ये क्या होता है आपका 5 की पावर 5 होता है। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, फिर भी आप काट लो, 5 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे और फिर 5 से करोगे, तो मतलब सिर्फ इसमें आपको 5 ही दिखेगा। और 5 या 2 के अलावा अगर कुछ भी ना आए ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग। सो हम लिख देंगे 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। इसमें आपको फिलअप करने हैं द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। इस पोलिनोमियल की जीरो, इसमें बच्चे जो है ना ज़्यादा गलती करते हैं। इस पोलिनोमियल की जीरो कैसे निकालते हैं, देखो ये 11 है ना, इसको √11 का क्या लिख दो, स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाओ a² माइनस b स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। अब बताओ जीरोज कैसे निकालते हैं, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट कर दो और एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, √11, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस √11। सो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, जीरोज आर √11 एंड माइनस √11। इस क्वेश्चन के क्या है, आपके आंसर आ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इसमें कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल विद डिग्री n। डिग्री क्या होता है किसी भी पोलिनोमियल की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने जो सिलेबस में है अब की बार वो क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे x² माइनस 5x प्लस में 6, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है बताओ 2 है। अच्छा आप मेरे को ये बता दो इसकी जीरोज कितनी होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने इतने सोल्व किए हैं, इसकी नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली हमने, इसकी जीरो कितनी है, एक तो √11 एक माइनस √11 है ना, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है 2। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी डिग्री होती है ना उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती है। ठीक है, यानी कि क्या रूल होता है फिर आपका,
डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। जैसे एक 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल भी होता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा पोलिनोमियल भी होता है, ठीक है। ये इसकी डिग्री कितनी है बताओ, 3, डिग्री 3 है और इसकी नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होगी, 3। वो अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि जीरोज कैसे निकालते हैं, क्यों, आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। लेकिन जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती है। अब डिग्री कितनी है बताओ इसमें, एन, एन कुछ भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होगी बताओ, एन होगी। आप लिख लेना यहाँ पे, डिग्री जितनी होगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती है, ठीक है। और डिग्री तो क्वेश्चन में कितनी है, एन है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होगी बताओ, इस पोलिनोमियल की एन होगी। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो, द लीनियर इक्वेशन दिस, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन का पेयर है ये, ठीक है, सिस्टम बोलते हैं, इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैं बता देता हूँ आपको, कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, या तो आपका क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट, या नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन नहीं, यानी कि चाहे तो एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट हो, होना जरूर चाहिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो बस ये है, यानी कि सॉल्यूशन होना चाहिए वो दो तरीके से, या तो यूनिक हो सकता है और या क्या हो सकते हैं आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। दोनों ही केस में से कुछ भी हो गए ना, तो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, कंसिस्टेंट कहलाएगा। आप चेक करें, देखो ये कितना है आपका, रेशो करो, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है आपका -3, और यहाँ पे कितना है -6, इधर कितना है 8 और इधर कितना है 9। आप मुझे ये बताओ, पहले दोनों रेशो तो इक्वल है, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन दूसरा इक्वल नहीं है, तो यानी कि 1/2 और 1/2 तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन किस में होती है बताओ, नो सॉल्यूशन में होती है ना। और नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब सिस्टम कैसा हो गया फिर बताओ, इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 36। दो पॉजिटिव नंबर है, उनका डिफरेंस जो है ना 36 का है, और उनका रेशियो दे रखा है अपने को। तो बताने हैं कि वो दोनों के दोनों इंटीजर क्या क्या होंगे। देखो जब भी आपको रेशियो गिवन हो ना, आप दोनों नंबर को मान सकते हो। लेट कर लो, आप फर्स्ट इंटीजर को मान लो और आप सेकंड इंटीजर को मान लो। मानते क्या है, देखो जो रेशियो गिवन है ना वो लिख दो, और इसके आगे कोई एक क्या लगा दो, वेरिएबल एक्स एक्स लगा दो। एक इंटीजर को आपने क्या मान लिया 4x, और एक को आपने क्या मान लिया 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ क्या है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ 36। 4x में से 3x गया x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब x की वैल्यू अगर 36 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू 144 आ गई, और यहाँ x को 36 पुट करोगे, ये कितना आ गया आपका 108। तो एक नंबर का आपका क्वेश्चन है, दोनों मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट बताने हैं। रूट कैसे पता लगेगा, जब आपको फैक्टर बनाने आते हो। और सीधी सी बात है, 6 मल्टीप्लीकेशन और सम कितना आना चाहिए, -5। तो फैक्टर क्या बनेंगे, -2 और -3। तो यही आपके फैक्टर होंगे, x-2 और x-3। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ से कितनी आएगी 3। तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, सो रूट्स आर 2 and 3, और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, अब 9, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी 30 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। 10th क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डी पे। पहले डी निकालेंगे। आप बताओ मेरे को, ए कितना है क्वेश्चन में 3, बी कितना है -4√3, और सी कितना है 4। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और ये भी 48 है, तो आंसर क्या आ गया 0। अगर डी 0 आ गया तो फिर रूट्स कैसे होते हैं बताओ, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल तो होते ही होते हैं, साथ में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में ये डिस्टिंक्ट लिख रखा है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। अनइक्वल और रियल कब आते हैं, अगर डी आपका क्या आ जाता 0 से बड़ा, तो हम क्या कहते हैं फिर,
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, लेकिन अनइक्वल वर्ड की जगह इसने क्या यूज कर रखा है, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चन आपके जो है ना सब्जेक्टिव कर दिए और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब इसके जो 30 क्वेश्चन रह गए इस पेपर के, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरे करा दूंगा। इस तरह से हम काफ़ी 8 से 10 इसके मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे और इनके थ्रू पूरे सिलेबस की आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।